नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के बारे में। जब हमारा थायराइड कम काम करता है उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं और इसे हम नेचुरली कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें थायराइड में अवॉइड करना चाहिए वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन और सोयाबीन से बनी हुई प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया बड़ी, सोया चाप और सोया मिल्क, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। सोयाबीन का आटा भी होता है, तो वो भी जिनको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसे हम पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये वाली जो क्लास है इसे हम गोइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें इन चीज़ों को क्यों अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन बनाता है। इसके बारे में हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप में हमारे नेक के सामने वाले हिस्से में। ये T3 T4 नाम के दो हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें से T4 जो है इनएक्टिव है और T3 एक्टिव है। ये बनने में थायराइड के जो हार्मोन है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन नाम का एक मिनरल है जो यूज़ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है या खून है उसमें आयरन यूज़ होता है उसके कॉम्पोजिशन में, और हमारा जो बोन है उसमें कैल्शियम यूज़ होता है। उसी तरह से थायराइड जो हार्मोन है उसमें आयोडीन यूज़ होता है। तो अगर कोई भी चीज़ आयोडीन को बॉडी में कम करता है तो उसे हम नहीं यूज़ करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि वो उसको बढ़ा सकता है। तो जो ये गोइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स होते हैं उनमें थायोआइसोसाइनेट होता है, जो एक रेडिकल है जो हमने देखा होगा गोभी में एक प्रकार की बदबू सी आती है, वो इस थायोआइसोसाइनेट नाम की जो केमिकल होता है वो उससे आती है। तो ये क्या करता है, आयोडीन के साथ बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है और उसे बॉडी से खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारी थायराइड जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती या थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती। इस वजह से हमें ये वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए। उसके अलावा जो ऑटो इम्यून थायराइड के बारे में मैंने बात किया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसे हम हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की संज्ञा देते हैं। जनरली देखा गया है कि ऑटो इम्यून कंडीशंस को जो बढ़ाती है उन खान पान से जनरली हाशिमोटोस थायराइडाइटिस बढ़ता है। तो ऑटो इम्यून खान पान में जनरली सबसे पहला आता है ग्लूटेन। तो जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन होता है उनमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने की चांसेस होते हैं। ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ है जो गेहूं में और जौ में इनमें होता है, ठीक है। तो ये ग्लूटेन जो होता है इससे काफ़ी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। तो इसके मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम TTGIGA कहते हैं, तो ट्रांसकीटोग्लूटरेट एंजाइम होता है। तो ये मैंने इसके बारे में ये स्लाइड बनाया है, तो आप ये किसी को भी अगर डाउट है कि उसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो वो ये जांच करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, 10% लोग होते हैं, तो उनमें ये जांच कराना चाहिए। इनमें मेनली जब आप गेहूं से बनी हुई कोई भी रोटी या कुछ भी दलिया वगैरह खाते हैं तो उनका पेट ब्लोट करने लगता है, फूल जाता है और उन्हें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स होती है पेट संबंधी। तो ऐसे लोगों को ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। चौथे नंबर पे है प्रोसेस्ड फूड्स, तो जिसमें पैकेज फूड्स हैं और बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड्स हैं, बहुत दिनों के से जो स्टोर्ड हैं, पैकेज ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत हाई शुगर कंटेंट वाला खाना, जैसे फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जिसे कहते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, प्लस जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जैसे रेड बुल वगैरह, ये सब भी थायराइड के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, थायराइड हार्मोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इनको भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट हो, ट्रांस फैट हो, फ्राइड खाना, जंक फूड, ये सब भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे भी हमें थायराइड को
कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बहुत फुल फैट या फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स है उसे भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे थायराइड को मैनेज करने में। फिर है रेड मीट भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है अल्कोहल और आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे डाइट में, तो ये भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें लेबल्स देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह तो नहीं है। तो ख़ास तौर पे हाइपोथायराइड जिसे है उनको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब हम आते हैं थायराइड में हमें कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। तो हाइपोथायराइड की बीमारी में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आयोडीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आयोडीन वो मिनरल है जिससे हमारा थायराइड हार्मोन बनता है, तो इसे हमें आयोडीन रिच फूड लेना चाहिए। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो देखा गया था कि हमारे देश में आयोडीन की कमी से काफ़ी लोगों में घेंगा नामक बीमारी होती थी। इसके लिए भारत सरकार ने उन 1970s 80s में नमक में आयोडीन मिला के देने का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसे हम आयोडाइज्ड नमक कहते हैं। तो इससे हमारे काफ़ी हद तक जो गॉइटर या घेंघा का रोग कम हो गया हमारे देश में। अब हमें कभी कभी देखने को मिलता है। तो अक्सर देखा गया है कि जो कोस्टल बेल्ट होते हैं, जहाँ समुद्री एरिया है, वहाँ तो लोग जैसे फ़िश वगैरह खाते हैं और उनके डाइट में नारियल पानी वगैरह होता है, उसमें आयोडीन होता है, तो उससे उनका आयोडीन काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। लेकिन जो अंदर के इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ आयोडीन खाने में काफ़ी हद तक कम रहता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आयोडीन से भरपूर है? तो सबसे पहला है कि आयोडाइज सॉल्ट, जो हमें आजकल ख़रीदने में मिलता है। फिर है समुद्री खान, जिसमें अगर आप समुद्री खाने पीने की बात करें तो फ़िश हो गई, जैसे कोई भी समुद्री मछली आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सी वीड, जिसे हम समुद्री शैवाल कहते हैं, तो उसका हम सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का हम सेवन कर सकते हैं। और कई बार इनमें आयोडीन इन चीज़ों में आयोडीन भरपूर होता है, तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सेलेनियम। तो जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि T4 जो है वो एक्टिव T3 में कन्वर्ट होता है। तो इस स्टेप में कुछ एंजाइम्स लगते हैं, जिसमें एंजाइम्स को काम सही से करे उसके लिए सेलेनियम और जिंक, ये दो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जानते हैं कि सेलेनियम किन चीज़ों में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो पहला है ब्राज़ील नट, ये आजकल इंडिया में अवेलेबल है, तो इसे आप ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसके अलावा आप ले सकते हैं सी फूड, उसमें भी ये सेलेनियम काफ़ी हद तक होता है। अंडों में सेलेनियम होता है। और जो वेज है उन्हें सनफ्लावर सीड्स, जो सूर्यमुखी के बीज हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, उसमें भी सेलेनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और एक वेज फूड प्रोडक्ट है जिसे हम मशरूम कहते हैं। तो आजकल बटन मशरूम्स काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, तो हम उसे भी ले सकते हैं, ये भी सेलेनियम से काफ़ी भरपूर होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं जिंक। तो जिंक अगेन एक एंजाइम है जो काफ़ी हद तक हमारे थायराइड और बाकी मेटाबॉलिक हार्मोन्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मैनेज करने में मदद करता है। तो जिंक जनरली मिलता है मीट प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो हम उसे ले सकते हैं। सी फूड में भी मिलता है, चिकन में भी मिलता है। तो ये नॉन वेज जो हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, वो मीट मतलब लीन मीट जैसे चिकन मीट है, रेड मीट नहीं, ऑयस्टर, सी फूड, इनमें ये जिंक मिल जाता है। और वेजिटेरियन की बात करें तो दालों में होता है। तो आप जैसे मूंग दाल है, उसके आप दाल ले सकते हैं, या उसका स्प्राउट्स बना के आप ले सकते हैं, ये भी जिंक से भरपूर होता है। इसके अलावा देखा गया है कि मशरूम्स में भी होता है। और कद्दू के जो बीज होते हैं, पम्पकिन सीड्स जिसे हम कहते हैं, और खाने में कैजू नट जो होता है, जिसे हम काजू बादाम कहते हैं, इनमें भी जिंक काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये चीज़ें हम अगर आपको हाइपोथायराइड है तो हम इन सब चीज़ों को ले सकते हैं अपने खाने में,
शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ हैं उनके लिए धनिया ख़ास तौर पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो साबुत धनिया आप उसको सोख करके सुबह उसका पानी ले सकते हैं, या धनिया पत्ते का भी आप सेवन कर सकते हैं। एक मैं ग्रीन स्मूदी का रेसिपी आपको शेयर करूँगा। ये मैंने एक रेसिपी बनाई है जो आपको इसी ये मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसका रेसिपी कैसे उसको बना सकते हैं। तो आप उसको फॉलो करें और इस रेसिपी को आप सुबह खाली पेट लें, तो इससे भी आप अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो काफ़ी हद तक आप थायराइड को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है, तो हमें फिर थायराइड की दवाई लेनी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, और अगर थायराइड की मेडिकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, और अगर आपको स्मूदी का रेसिपी भी पसंद आया हो तो उसे आप कमेंट ज़रूर करें कि वो आपको खा के कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को और सुनना चाहते हैं और हमारे कोई भी नए वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो तुरंत ही मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।